हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 1 का पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल देख रहे थे। आज के क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि वीईडी एनालिसिस हो गया और भी कुछ टॉपिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है वीईडी एनालिसिस। यहाँ पे वी स्टैंड्स फॉर वाइटल, E stands for essential and D stands for desirable। ठीक है, तो यहाँ पे जो ABC एनालिसिस पढ़े थे हम पिछले वीडियोस में, वो बोलता है कि ए क्लास आइटम्स को ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, बट ये जो VED एनालिसिस है ये बोलता है कि वाइटल आइटम्स को ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है। अब हो सकता है कि एक बहुत छोटा सा आइटम है जो कि बहुत सस्ता आता है, बट उस आइटम के बिना हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो ऐसे आइटम के ऊपर बहुत ध्यान देने का जरूरत है। ये कभी भी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आइटम स्टॉक आउट हुआ, भले ही बहुत सस्ता है बट बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीईडी एनालिसिस बोलता है कि जो चीज प्रोडक्शन के लिए नीडेड है, उसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो सब आइटम्स को हम बोलते हैं वाइटल। उसके बाद आता है एसेंशियल, जो कि होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आता है डिजायरेबल। है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, प्रोडक्शन नहीं रुकेगा, ऐसे आइटम्स को बोलते हैं डिजायरेबल। ठीक है, तो इस टेक्निक में हम इन्वेंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं इनटू वी, ई और डी। ठीक है, देखना, V is vital, E an essential and desirable analysis used primarily for control of spare parts। ये किसके लिए जरूरत है? ये स्पेयर पार्ट्स कंट्रोल टेक्निक है, जो प्रोडक्शन करने के लिए जो मशीनरीज हम यूज करते हैं, उस मशीनरी में यूज होने वाला स्पेयर पार्ट्स का जो कंट्रोल है उसको किया जाता है वीईडी एनालिसिस से। वीईडी में 3 एसेंशियल पॉइंट्स है। वन इज वाइटल, नेक्स्ट वन इज एसेंशियल एंड डी इज डिजायरेबल। ठीक है, अब एक आइटम जो सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं वाइटल। ठीक है, देखना, द स्पेयर पार्ट्स द स्टॉक आउट ऑफ विच इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड विल स्टॉप प्रोडक्शन फॉर अ क्वाइट सम टाइम एंड वेयर द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट इज वेरी हाई, देन इट इज नोन एज वाइटल पार्ट्स। तो जो जिसका खर्चा, स्टॉक आउट खर्चा बहुत ज्यादा है, अगर ये सामान नहीं रहा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं वाइटल। ठीक है, सेकंड, द स्पेयर पार्ट द एब्सेंस ऑफ व्हिच कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर मोर देन अ फ्यू आवर्स। कुछ घंटे तक अगर नहीं है तो चलेगा, या 1-2 दिन तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, ऐसे चीजों को प्रोडक्शन में एसेंशियल्स बोला जाता है, जो कि प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है, बट 1-2 घंटा या 1-2 दिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, प्रोडक्शन चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उतना देर चल जाएगा, ऐसे को बोलते हैं एसेंशियल। ठीक है, और लास्ट में आता है डिजायरेबल। द डिजायरेबल स्पेयर पार्ट्स आर दोज which are needed but their absence for even a week or so will not stoppage the production। पर जिसके ना होने से प्रोडक्शन नहीं रुकता, ऐसे को बोलते हैं डिजायरेबल। क्लियर है? तो वाइटल मतलब वो चीज जिससे के ना होने से प्रोडक्शन उसी समय रुक जाएगा, दैट इज वाइटल। एसेंशियल का मतलब कुछ घंटे तक या कुछ 1-2 दिन तक नहीं भी है तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ऐसे को बोलते हैं एसेंशियल। और डिजायरेबल का मतलब होता है जो हो गया तो है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो
प्रोडक्शन चल जाएगा फिर भी, दैट इज डिजायरेबल। क्लियर है ये? Some parts, though negligible in monetary value, may be vital for the production to continue and require constant attention. तो वो कई आइटम ऐसा हो सकता है जो मॉनेटरी में बहुत कम है, बट फिर भी वो वाइटल है, क्योंकि उसके ना होने से हो सकता है काम हो ही ना सके, राइट? Such spare parts may not receive the attention they deserve if they are maintained according to ABC. तो ABC का ये डिसएडवांटेज है कि कोई आइटम का अगर वैल्यू बहुत कम है तो एबीसी एनालिसिस में उसका एनालिसिस सी रहेगा, और एबीसी एनालिसिस बोलेगा कि ये आइटम पे ध्यान देने का जरूरत नहीं है। बट क्या पता ये सामान अगर वाइटल हुआ तो, वैल्यू बहुत कम है बट अगर वाइटल हुआ तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो एबीसी एनालिसिस सिर्फ पैसे के हिसाब से एनालिसिस कर रहा है, जो कि सही नहीं है। वीईडी एनालिसिस एक बेटर टेक्निक है एनालिसिस करने का। क्लियर है? Because their value of consumption is small. So in this case, VED analysis made and get an effective result. तो इस वजह से VED का रिजल्ट जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्लियर? As VED analysis items based on their criticality to production. क्योंकि VED क्या देखता है, कौन सा आइटम कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये? तो VED एनालिसिस यहां पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल का मतलब होता है उसी समय कर लेना कोई चीज को, डेट इज कॉल्ड एज परपेचुअल। इनफाइनाइट, जो चीज कभी खत्म नहीं होता, डेट इज कॉल्ड एज परपेचुअल, इन्फिनिटी। ठीक है? अब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को रोक नहीं सकते कि हम लोग स्टोर्स का सामान काउंटिंग करेंगे, तो एक बार हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बंद करेंगे और देखेंगे गोडाउन में कितना सामान है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद करना और उसके बाद देखना कि दुकान में कितना गोडाउन में कितना सामान है। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या करता है, साइमल्टेनियसली रेगुलर बेसिस पे रोजाना जो है स्टॉक को देखता रहता है, स्टॉक काउंट करते रहते हैं कि फिजिकली कितना है, बिन कार्ड में कितना है, स्टोर्स लेजर में कितना है, ये कंटिन्यूअसली चेक करते रहना इज कॉल्ड एज परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है? क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस को बंद नहीं कर सकता फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग द इन्वेंटरीज। क्लियर है ये? देखना, The Chartered Institute of Management Accountants London defines the perpetual inventory as a system of records maintained by the controlling department, reflects the physical movement of stocks and their current balance. तो फिजिकल मूवमेंट दिखाता है कितना कितना गुड्स जो है रिसीट हुआ, कितना कहां से सामान हम खरीदे और कहां पे सामान इशू किए, और ये सब के करने के बाद बैलेंस कितना है। क्लियर? Bin cards and the stores ledger help the management maintaining the system as they make a record of physical movement of stock, of receipts and issue of materials, and also reflect the balance in stores. दो चीज हेल्प करता है, एक हो गया बिन कार्ड जो गुड्स के पास पड़ा रहता है जहां पे हम हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है, और दूसरा हो गया स्टोर्स का लेजर जो स्टोर कीपर मेंटेन करता है अपने पास। तो ये बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर हेल्प करता है हमको रिसीट्स, इशू और क्लोजिंग बैलेंस देखने में। ठीक है? इट इज अ सिस्टम ascertaining the balance after every receipt and issue of material through stock records to facilitate regular checking and to avoid closing down the firm. ठीक है? फर्म को बंद नहीं कर सकते हम स्टॉक काउंटिंग करने के लिए, इसीलिए हम स्टॉक काउंटिंग कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली करते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज परपेचुअल इन्वेंटरी system. Clear? To ensure the accuracy of perpetual inventory system, bin card and stores ledger, physical verification of store is made by a program of continuous stock taking. कई बार हम फिजिकली चेक करते रहते हैं कि दुकान में गोडाउन में कितना सामान है, फिजिकली गोडाउन में कितना सामान है, और हमारा जो बिन कार्ड है, हमारा जो स्टोर्स लेजर है, वो कितना दिखा रहा है। ठीक है? Perpetual inventory means a system of records where continuous stock taking means physical checking of those records with actual stock.
इट इज पॉसिबल दैट द बैलेंस ऑफ स्टॉक शोन इन बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में डिफर। ऐसा भी हो सकता है कि बिन कार्ड में जो बैलेंस आ रहा है, बिन कार्ड कहां पे रहता है, यहाँ सामान के पास बिन कार्ड रहता है, ठीक है। और दूसरा स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर कहां रहता है भाई, स्टोर्स लेजर रहता है स्टोर कीपर के पास, गोडाउन के बाहर, ठीक है। तो बैलेंस एक्चुअल में जितना है और ये जो बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर जितना दिखा रहा है, ये बैलेंस डिफर कर सकता है, ठीक है। बैलेंस क्यों डिफर कर सकता है वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। देखना, सबसे पहला अवॉइडेबल, जैसे कि कोई क्लरिकल एरर हो गया, कोई रॉन्ग पोस्टिंग हो गया, इशू हुआ था 10 यूनिट, हम 100 यूनिट लिख दिए इशू हुआ, या इशू हुआ था 10 यूनिट, हम 1 यूनिट लिख दिए, तो गलती हो सकता है। तो ऐसे क्लरिकल एरर्स की वजह से डिफरेंस आ सकता है। सेकेंड, चोरी हो सकता है, पिल्फरेज मतलब वही चोरी, स्मॉल थेफ्ट्स। केयरलेस इन मटेरियल हैंडलिंग, सामान को हम ठीक से हैंडल नहीं करते, ठीक से रखते नहीं है, उसकी वजह से कुछ सामान डैमेज हो गया, कुछ सामान इधर उधर हो गया है, खो गया है, राइट। नेक्स्ट, शॉर्ट और ओवर इश्यू ऑफ मटेरियल, जैसे कि हम लिखे तो 10 लेकिन काउंटिंग करके 10 नहीं देखे 11 दे दिए, तो 1 यूनिट तो कम हो गया हमारे गोडाउन में, राइट। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमको जितना इशू करना था उससे हम काउंटिंग के समय कम या ज्यादा इशू कर दिए हैं, राइट। नेक्स्ट, अनअवॉइडेबल, क्या क्या चीज अनअवॉइडेबल है, जैसे कि श्रिंकेज हो सकता है या एवापोरेशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डीजल का स्टॉक है, तो डीजल ऐसा सामान है जो इवापोरेट हो जाएगा, तो उसका लीटर्स जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर लग सकता है ना, उससे भी जो किलोग्राम से वो चेंज हो सकता है। कोई फायर हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, दंगे हो गए, उससे भी हो सकता है कुछ सामान डैमेज हो जाए, राइट। नेक्स्ट, मटेरियल में भी लॉस टू ब्रेकिंग अप बल्क मटेरियल इनटू स्मॉलर पार्ट्स फॉर इश्यू। फॉर एग्जांपल, सेम आयरन इज लॉस्ट ड्यू टू ब्रेकिंग अप बिग आयरन रॉड्स इनटू स्मॉलर पार्ट। जैसे एक बड़ा आयरन का रॉड है, सोच लो 10 मीटर का, अब हम छोटा छोटा आयरन रॉड काट काट के देते हैं, तो हो सकता है ना एक दो छोटा मोटा पीस यहां से जो है वो गुम हो जाए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, क्लियर है। तो दिस आर ऑल रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल स्टॉक, जब हम सच में काउंटिंग करने जाएंगे गोडाउन में, जो स्टॉक रहेगा उसमें, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा एज पर द बिन कार्ड और एज पर द स्टोर्स लेजर जो बैलेंस होगा, और जो फिजिकल जो बैलेंस होगा, ये दोनों डिफर कर सकता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, क्लियर है ये। और कौन सा टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल का, इनपुट आउटपुट रेशियो, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी हम एग्जाम में आ सकता है तो हम पढ़ लेते हैं। इनपुट आउटपुट रेशियो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेशियो देखते हैं कि कितना इनपुट हुआ और कितना आउटपुट हुआ। जैसे कि इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज मैं 1080 यूनिट्स इनपुट किया, ठीक है, रॉ मटेरियल डाला और फिनिश गुड्स बना 900, तो 1080 इंटू 900 बाय इंटू 100, 1080 बाय 900 इंटू 100, 120%। तो मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो 120%, मतलब मैं 120 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल डालूंगा तो 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स निकलेगा, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, और अगर स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ये ज्यादा है तो ये दिखाता है कि हम लोग क्या है, इनएफिशिएंट है, और अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है तो ये दिखाएगा कि हम एफिशिएंट है, राइट। तो वही बोला यहाँ पे, इन आउटपुट रेशियो इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रेशियो, इफ द एक्चुअल रेशियो इज हायर देन द स्टैंडर्ड देन इट शोज इनएफिशिएंसी, राइट। हम 120 रॉ मटेरियल को यूज करके 100 बनाते हैं, पर सोच लो स्टैंडर्ड था कि 110 को यूज करके 100 बनाना था, 110%। तो स्टैंडर्ड 110 था, मतलब 110 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बन जाना चाहिए था, लेकिन हम तो 120 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल को यूज करके 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाए, मतलब हम लोग क्या है, इनएफिशिएंट है, क्लियर। तो ये आ गया इनपुट आउटपुट रेशियो। और हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं, अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है। सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है तुमको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो बोलते हैं COGS डिवाइडेड बाय एवरेज
इन्वेंट्री, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, क्लियर। और एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है डेज ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब सोच लो 1 साल का निकाल रहे हैं, 365 डेज डिवाइडेड बाय ये जो आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये जो आएगा इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो इससे पता चल जाता है कि साल में हमारे पास कितना रुपए का इन्वेंट्री था और अब साल भर में कितना रुपए का सामान सेल किए हैं, क्लियर। तो इसको तो बेसिकली ये कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जाम में नहीं आएगा, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इन अ टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आगे सेमेस्टर्स में दिया हुआ है। ये तुम्हारे बुक में था तो मैं थोड़ा बता दिया, बट ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, ये आगे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इसको कवर करेंगे, क्लियर है। तो बेसिकली आज के टॉपिक में जो एग्जाम में आ सकता है वो है वीईडी एनालिसिस या फिर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट चांसेस एग्जाम्स में आने का, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स जो है कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।